हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुशील सर, इजी फिजिक्स वाला। अब तो आपने नाम भी याद कर लिया होगा, शक्ल भी पहचान ली होगी। आज 11वीं क्लास का वर्क एनर्जी पावर का काफ़ी अच्छा वीडियो लेक्चर देने जा रहा हूं। कोलिजन पढ़ेंगे आज हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पावर और पावर के सारे कॉन्सेप्ट, हीट पंप, इंजन पंप, मोटर, उसकी एफिशिएंसी और बहुत सारी चीज़ें, मतलब जितने भी कॉन्सेप्ट थे, पाइप चेंज करना है या वेलोसिटी चेंज करनी है, कैसे रेट हम बढ़ा सकते हैं, सारा कुछ कवर किया था। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है वो कोलिजन पे है। अब देखते हैं कि एक वीडियो लेक्चर में कोलिजन कंप्लीट होता है नहीं होता, क्योंकि कोलिजन काफ़ी बड़ा टॉपिक है, दो तरह का होता है, इलास्टिक इलास्टिक, अभी सारा कुछ पढ़ेंगे और उनके क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छे अच्छे आते हैं। तो मेरे ख्याल से 2 वीडियो लेक्चर लग जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर, कोलिजन। वैसे तो आपको सबको पता, कोलिजन का मतलब सिंपली टक्कर होता है, और टक्कर का मतलब पता ही, जैसे रोज ही सड़क पे देखते हो स्कूटर वाले की कार वाले से ये फलाना ढिकड़ा होता है। लेकिन फिजिक्स में कोलिजन का मतलब कुछ और भी होता है। कोलिजन का मतलब सिर्फ फिजिकल कॉन्टेक्ट से नहीं है फिजिक्स में। जैसे आप देखते हैं कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, 2 गैस मॉलिक्यूल्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से पास पास आते हैं। जैसे ही उनके बीच की डिस्टेंस r0 से कम होती है तो उनके बीच में नेचर ऑफ फोर्स जो है वो रिपल्सिव हो जाती है, वो दूर हट जाते हैं। वो फिजिकली कांटेक्ट में नहीं आए, पहले पास आए अट्रैक्शन की वजह से, फिर रिपल्सन की वजह से दूर चले गए। फिजिक्स में इसको भी क्या कहते हैं, कोलिजन कहते हैं। अल्फा पार्टिकल को जब हम बम्बार्ड करते हैं गोल्ड फॉइल के न्यूक्लियस पर, तो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से थोड़ा सा डेविएट हो जाता है इस तरह से, जबकि अल्फा पार्टिकल ने न्यूक्लियस को कांटेक्ट नहीं किया। क्यों? न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, अल्फा भी पॉजिटिवली चार्ज है, तो उनका फिजिकल कांटेक्ट नहीं लिखा, लेकिन अल्फा पार्टिकल का पाथ क्या हुआ, डेविएट। तो फिजिक्स में इसको भी क्या कहते हैं, कोलिजन। कोलिजन का मतलब फिजिक्स में ये है कि अगर 2 बॉडी के बीच में म्यूचुअल इंटरेक्शन से, म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन 2 बॉडीज बाय वर्च्यू ऑफ विच देयर वेलोसिटी, देयर काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम और डायरेक्शन चेंज हो जाए, तो हम फिजिक्स में उसको भी क्या कहते हैं, कोलिजन। मतलब इट इज नॉट नेसेसरी दैट द 2 कोलाइडिंग बॉडी मे टचेज ईच अदर ड्यूरिंग द कोलिजन। ऐसा जरूरी नहीं, कई बार होगा ना, जैसे कॉरिडोर में बच्चा उधर से आ रहा है, इधर से फिजिक्स के सर गए निकले, तो बच्चे ने उनको देख तुरंत अपना स्टेप पीछे कर दिया, उल्टा चला गया। आ तो इधर रहा था, टीचर देख के उल्टा चला गया, तो फिजिकल कांटेक्ट नहीं हुआ दोनों का, लेकिन बच्चे का पाथ चेंज हो गया, इधर आ रहा था, मुड़ के वापस पीछे चला गया, अक्सर आ रहे हैं उधर से। तो इंटरेक्शन से ही क्या हुआ, उसका पाथ बदल गया, मोमेंटम बदल गया, काइनेटिक एनर्जी बदल गई। तो फिजिक्स में इसको भी क्या कहते हैं, कोलिजन। तो मेरे ख्याल से अब कोलिजन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, काफी लंबा चौड़ा भाषण दे दिया है। कोलिजन का मतलब सिर्फ फिजिकल कांटेक्ट से नहीं है, बिना फिजिकल कांटेक्ट के भी अगर बॉडी का मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी कुछ भी बदल जाए, तो फिजिक्स में उसको भी क्या कहते हैं, कोलिजन कहते हैं। तो चलिए कॉपी पेन उठाइए, लिखना शुरू हो जाइए मेरे साथ। वर्क एनर्जी पावर का बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर कोलिजन। जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पे नए आए हैं, तो प्लीज चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन दबा दें। नए हैं तो मैं आपको बता देता हूं, इस चैनल पे 11th और 12th विद जेईई नीट सारे चैप्टर्स सीक्वेंस में कवर किए जा रहे हैं, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा जा रहा है। तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए और आ जाइए कॉपी पेन लेकर के मेरे साथ। आज का टॉपिक है कोलिजन। तो कोलिजन, जैसा कि मैंने बताया था, कोलिजन का मतलब कि अगर म्यूचुअल इंटरेक्शन से बॉडी की वेलोसिटी या काइनेटिक एनर्जी या मोमेंटम कुछ भी चेंज हो जाए, तो लिखिए कोलिजन की डेफिनेशन। म्यूचुअल इंटरेक्शन, म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन 2 बॉडीज by virtue of which their direction और काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम एक्सेट्रा changes, then such phenomena is called as collision. For example, आपने देखा होगा collision of
बॉल विद बैट, कोलिजन ऑफ बिलियर्ड बॉल, कोलिजन ऑफ स्कूटर विद कार, कुछ भी लिखो यहां पर, फालतू में बोर्ड भरने से क्या मतलब। कोलिजन का मतलब ये आपका हो गया। अब मैंने भी क्या बताया था कि कोलिजन में ये जरूरी नहीं, इन कोलिजन it is not necessary that two colliding bodies make touches each other during the collision। जैसा कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कि कोलिजन में जरूरी नहीं दोनों कोलाइडिंग बॉडी एक दूसरे को टच करें। फॉर एग्जांपल हमने क्या बताया था, मैंने क्या बताया था, कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। अब अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, हमने बताया था अल्फा पार्टिकल जो हम बम्बार्ड करते हैं न्यूक्लियस पे टकराता नहीं, फिजिकली टच नहीं करता न्यूक्लियस को, उसका पाथ डेविएट हो जाता है। फिजिक्स में इसको भी क्या कहते हैं, कोलिजन। तो मोटे तौर पे आपको कोलिजन का मतलब समझ में आ गया होगा। अब ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोलिजन। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेस पे दो तरह का कोलिजन होता है, एक तो इलास्टिक कोलिजन और एक होता है इनइलास्टिक। पहले तो कोलिजन की डेफिनेशन, कोलिजन का मतलब ये जरूरी नहीं कि फिजिकली कांटेक्ट, उतना दिमाग बिठा लो। अगर म्यूचुअल इंटरेक्शन से, मैंने क्या बताया था, कॉरिडोर से उधर से बच्चा आ रहा है, इधर से हम गए, बच्चे ने हमें देखा और अपना पाथ चेंज कर लिया, फिजिक्स में इसको भी क्या कहते हैं, कोलिजन। और जो नॉर्मल कोलिजन वो तो आप रोज सड़क पे देखते ही हो, ऐसा नहीं फिजिकल कांटेक्ट होता उसको कोलिजन नहीं कहते, वो तो कोलिजन है ही है। यहाँ नया क्या सीखने को मिला कि बिना फिजिकल कांटेक्ट के भी कोलिजन होता है, जिसमें बॉडी का मोमेंटम या काइनेटिक एनर्जी या वेलोसिटी या डायरेक्शन कुछ भी चेंज हो जाए ड्यू टू द म्यूचुअल इंटरेक्शन। ठीक है ना, आंख से आंख मिली, पाथ चेंज, कोलिजन हो गया। फिजिक्स में इसको कोलिजन कहते हैं। तो चलिए, ये कोलिजन की डेफिनेशन थी। अब मैंने जैसे क्या बताया, ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोलिजन। ऑन द बेसिस ऑफ मतलब जनरली जो मैक्रो बॉडीज का कोलिजन होता है उसमें फिजिकल कांटेक्ट होता है, और जैसे ही हमने बताया अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग या कोलिजन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, इनमें फिजिकली कांटेक्ट नहीं। अच्छा, कॉमन सेंस की बात है, देखो यहीं से समझ में आ जाएगा। अगर कोलिजन के दौरान फिजिकल कांटेक्ट हुआ, जैसे कार ने मोटरसाइकिल वाले को टक्कर मारी तो एक धड़ाम से आवाज आती है, इट मीन्स सम पार्ट ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट इन साउंड। इट मे बी दैट सम पार्ट ऑफ द एनर्जी लॉस्ट एज ए हीट, घिसटता हुआ जा रहा है, चिंगारी निकल रही, लाइट में कन्वर्ट हो रही, हीट में कन्वर्ट हो रही, साउंड में। इसका मतलब जहां फिजिकली कांटेक्ट होता है कोलिजन, वहां पर एनर्जी 100% लॉस होती है। समझ गए ना? तो साफ साफ दिख रहा है। अब जिसमें कोलिजन में फिजिकल कांटेक्ट हुआ ही नहीं, अल्फा पार्टिकल को आपने फेंका काइनेटिक एनर्जी से, वो न्यूक्लियस के पास से ऐसे करके डेविएट हो गया, फिजिकल कांटेक्ट नहीं हुआ तो ऑब्वियसली एनर्जी का लॉस नहीं हुआ। तो एक कोलिजन हमें ऐसा दिख रहा है जिसमें फिजिकल कांटेक्ट होता है तो वहां पर एनर्जी लॉस हमें दिख रहा है, और एक कोलिजन हमें ऐसा दिख रहा है जिसमें फिजिकल कांटेक्ट नहीं हो रहा है तो वहां पर डेफिनेटली एनर्जी लॉस नहीं होगा। तो इसीलिए हम कह रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोलिजन। एक वो कोलिजन जिसमें एनर्जी लॉस होती है, और एक वो कोलिजन जिसमें एनर्जी कांस्टेंट है, जो कोलिजन से पहले वही कोलिजन के बाद है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी there are two types of collision, कौन कौन से? नंबर 1 इलास्टिक कोलिजन, और नंबर 2
इनइलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन। तो दो तरह का कोलिजन होता है, इलास्टिक और इनइलास्टिक। नोट करो, फिर आगे की बात हम बताते हैं। देखिए इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, इसमें काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व। इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों ही कंजर्व रहते हैं, समझ गए ना। और इनइलास्टिक में धमाका होता है, इनइलास्टिक में मोमेंटम तो कंजर्व रहता है, मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व। इसका मतलब मोमेंटम दोनों में कंजर्व रहता है, तभी तो मैंने लिखा ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी दोनों में कंजर्व नहीं रहती, मोमेंटम दोनों में ही कंजर्व रहता है। तो मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व बाय काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। इसका मतलब यहां पर सम पार्ट ऑफ द एनर्जी, दैट इज सम part of energy, some part of energy lost as heat, light, sound, etc. समझ गए ना, ETC। अब तो समझ गए ना यार। मतलब इलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन होता है जिसमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व रहते हैं। इसका मतलब इलास्टिक कोलिजन के एग्जांपल्स में क्या आएगा, माइक्रो पार्टिकल्स का कोलिजन, जिसमें फिजिकली कांटेक्ट ना हो या ना के बराबर हो, समझ गए ना। तो उस कोलिजन को हम क्या कहते हैं, इलास्टिक कोलिजन। और इनइलास्टिक कोलिजन क्या होता है, जिसमें मोमेंटम तो कंजर्व रहता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। इसका मतलब इनइलास्टिक कोलिजन में 100% फिजिकल कांटेक्ट होता है, इसीलिए सम पार्ट ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट, साउंड और लाइट एक्सेट्रा। समझ गए ना। तो अब इसको पॉज करके आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना, हो गया। चलिए हटा रहा हूं मैं इसको भी, आगे का पढ़ना है। अब इसमें भी अलग अलग लोग बता देते हैं परफेक्टली इलास्टिक क्या है, परफेक्टली इनइलास्टिक क्या है, सुपर इलास्टिक कोलिजन क्या है। तो एक कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हम डिफाइन करेंगे आगे चल के, वहां पर हम बताएंगे। तो इलास्टिक कोलिजन हमने पढ़ा क्या होता है, इनइलास्टिक कोलिजन पढ़ा हमने क्या होता है। अब इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, अगर इफ इन इलास्टिक कोलिजन इफ इन इलास्टिक कोलिजन, अगर इन इलास्टिक कोलिजन में इफ इन इलास्टिक कोलिजन द two colliding bodies are joined together, मतलब अटैच हो जाएं, joined together after collision and मूविंग विथ सेम वेलोसिटी। कॉमन सेंस की बात है, जैसे मान लो कार ने स्कूटर को टक्कर मारी और स्कूटर को कार घसीटती हुई ले जा रही है, इसका मतलब टक्कर के बाद दोनों स्टिक हो गई, ज्वाइंट हो गई। अब घसीटती हुई ले जाने का मतलब क्या है, जो वेलोसिटी कार की होगी वो स्कूटर की होगी, समझ गए ना। या ट्रेन का इंजन आ रहा है,
बोगी को उसने टक्कर मारी और घसीटता हुआ ले जा रहा है, तो इंजन और बोगी जब कंबाइंड हो गए तो दोनों की स्पीड क्या होगी, एक ही होगी। तो इस तरह के कोलिजन को हम क्या कहते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक। मैंने अभी क्या बताया था, इनइलास्टिक कोलिजन का मतलब फिजिकल कांटेक्ट, दोनों बॉडी टच हुई हैं। अब टच होने के बाद दो कंडीशन है, टकरा के अलग अलग चली जाए या ज्वाइन टुगेदर, स्टिक टुगेदर। तो हम वही चीज बता रहे हैं, इफ इन इनइलास्टिक कोलिजन द टू कोलाइडिंग बॉडीज आर ज्वाइन टुगेदर आफ्टर कोलिजन एंड मूविंग विद सेम वेलोसिटी, then such collision is called as perfectly inelastic collision। इसका एक और एग्जांपल हो सकता है बैलिस्टिक पेंडुलम। बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने अभी बता दी। जैसे मान लो ये कोई टारगेट है, ये कोई वुडन बैग हो सकता है या सैंड बैग हो सकता है, ये बुलेट है, बुलेट हमने फायर किया इसके अंदर। अब अगर बुलेट इसके अंदर एम्बेडेड होगी, धंस गई, तो बुलेट और टारगेट दोनों एक साथ ही जाएंगे ना, इस तरह से। इसी के अंदर बुलेट है भाई, समझिए मैं क्या कह रहा हूं। एक टारगेट है, मतलब मैंने कहा सैंड बैग या वुडन प्लैंक कुछ भी है, बुलेट इज फायर्ड इनटू द टारगेट। अब एक तो कंडीशन क्या होती है, बुलेट बाहर निकल जाए। अब बुलेट अगर टारगेट के अंदर फंस गई तो टारगेट और बुलेट दोनों ऐसे राइज होंगे ना, मतलब बुलेट और टारगेट दोनों एक साथ मूव हो रहे हैं। तो एग्जांपल किसका हो गया, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत सारे एग्जांपल बता दिए। तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन क्या होता है, जिसमें कोलिजन के बाद दोनों बॉडी ज्वाइन टुगेदर एंड मूविंग विद सेम वेलोसिटी, ठीक है ना। तो ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है, ठीक है ना। इलास्टिक कोलिजन के लिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 होता है, इनइलास्टिक के लिए लेस देन 1 होता है, और सुपर इलास्टिक कोलिजन का चलो हम जिक्र कर ही देते हैं, वैसे तो ऐसा टाइप्स में आता नहीं। सुपर इलास्टिक कोलिजन में जैसे आपने कहा ना कि एक में एनर्जी कांस्टेंट रहती है, वो इलास्टिक है, एक में एनर्जी लॉस होती है, वो इनइलास्टिक है, और एक में एनर्जी रिलीज होती है, बढ़ जाती है, वो सुपर इलास्टिक कोलिजन हो गया। जैसे एक्सप्लोजन ऑफ बम का फटना, वो सुपर इलास्टिक कोलिजन है। वहां पर एनर्जी रिलीज हुई, मतलब अंदर की एनर्जी बाहर आई, एकदम एनर्जी रिलीज हुई। तो इसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ग्रेटर देन 1 होता है। मैंने क्या बताया, फॉर परफेक्टली इलास्टिक E = 1, क्या बताया, E = 1। फॉर इनइलास्टिक E = perfectly inelastic। for perfectly inelastic E = 0। और अगर पार्शियल इलास्टिक है, तो E lies between 0 to 1, 0 से 1 के बीच में होगा E। और फॉर सुपर इलास्टिक के लिए E is greater than 1। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो E का मान 1 होता है, और परफेक्टली इनइलास्टिक है तो E की वैल्यू 0 होती है। अगर परफेक्टली इनइलास्टिक नहीं, इनइलास्टिक है, टक्कर हुई, टक्कर के बाद इधर उधर चली गई, तो E का मान 0 और 1 के बीच में होगा, वो आपको गिवन होगा क्वेश्चन में। और सुपर इलास्टिक आपके सिलेबस में नहीं, इसमें एनर्जी रिलीज होती है, लॉस का सवाल ही नहीं है, उसमें E का मान ग्रेटर देन 1 होता है। तो चलिए नोट कर लीजिए इसको भी। नोट करो 1 2 3। हो गया, चलिए चलिए अब हम पढ़ेंगे, हमने कोलिजन क्या होता है ये पढ़ लिया। कोलिजन कितने तरह का होता है, इलास्टिक और इनइलास्टिक,
सुपर को आप छोड़ दो, वो पढ़ लिया। परफेक्टली इनइलास्टिक कब होता है? जब दोनों बॉडी ज्वाइन टुगेदर होती हैं। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, अभी हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन बताएंगे, वहाँ पर ई आएगा। अभी तो हमने सिर्फ बता दिया ई इज इक्वल टू 1 है तो क्या होगा, ई इज इक्वल टू 0 है तो क्या होगा, 0 और 1 के बीच में तो क्या होगा, ई इज ग्रेटर देन 1 है तो क्या होगा। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे एक एक कोलिजन को हम ढंग से पढ़ेंगे। मैंने कहा कोलिजन काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो आज जो हम पढ़ेंगे वो सिर्फ इलास्टिक कोलिजन पढ़ेंगे और इनइलास्टिक कोलिजन और ऑब्लिक कोलिजन का अलग से वीडियो लेक्चर हम देंगे। ठीक है ना। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अब इलास्टिक कोलिजन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? इलास्टिक कोलिजन। अब इलास्टिक कोलिजन क्या होता है ये तो हमने बता दिया। अब इलास्टिक में भी हेड ऑन ऑब्लिक कुछ भी हो सकता है, तो हम पढ़ने जा रहे हैं हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। काफी इंपॉर्टेंट है, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन मतलब सीधी टक्कर, हेड ऑन। तो देखिए एक छोटा सा डेरिवेशन है और यहाँ के जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखना। रिजल्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने कहा था हमें कोलिजन के क्वेश्चंस भी कुछ स्पेशल क्वेश्चन हैं, फिक्स्ड रिजल्ट हैं, उनको भी डिस्कस करना है। इसलिए एक वीडियो लेक्चर में सारा संभव नहीं, बहुत हैवी वीडियो लेक्चर हो जाएगा, देखने का भी मन नहीं करता फिर बच्चे का। तो चलिए हम दो में बनाएंगे हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन। तो हमने मान लिया एक बॉडी है, इसका मास m1 है, ये u1 वेलोसिटी से जा रही है। दूसरी बॉडी है, इसका मास m2 है और ये u2 वेलोसिटी से जा रही है। हेड ऑन का मतलब अब हेड ऑन कोलिजन क्या हो सकता है, या तो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हो तो भी हेड ऑन हो सकता है, या एक के पीछे दूसरी जा रही तो हेड ऑन कब होगा, ये इससे कब टकराएगी, जब u1 किसका हो, u1 बड़ा हो किससे, u2 से, तभी टक्कर लगेगी ना। चलिए इसने इसको टक्कर मारी, ये बिफोर कोलिजन सिचुएशन है। हम इसलिए लिख रहे हैं कि एक्सप्रेशन या डेरिवेशन में जो रिजल्ट्स आएंगे दीज आर मोर इंपॉर्टेंट। तो आपको ध्यान रखना कि जो डेरिवेशन रिजल्ट आए वो ये मान के किए गए, कोलिजन से पहले की वेलोसिटी हमने u1 और u2 मानी है। अब क्वेश्चन जैसे आप जब करेंगे तो कोलिजन से पहले u1 u2 मानेंगे तो आपको पता चल जाएगा u1 यहाँ कितना दिया गया, यहाँ u2 कितना दिया गया। कोलिजन के बाद आफ्टर कोलिजन हमने मान लिया m1 वाली बॉडी की वेलोसिटी कितनी है v1 और m2 वाली की वेलोसिटी कितनी है v2। ये आफ्टर कोलिजन है। हमने एट द टाइम ऑफ कोलिजन नहीं बताया, एट द टाइम ऑफ कोलिजन दोनों पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगते हैं, ये इस पे लगाती है, इस पे लगाती है। तो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन ये सिचुएशन है, हेड ऑन कोलिजन है। अब चूंकि ये इलास्टिक कोलिजन है तो हमने अभी क्या बताया था, इन इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज मोमेंटम बोथ आर कंजर्व्ड। हमें यहाँ पर बेसिकली करना क्या है, देखो सिचुएशन क्या होती है, आपको क्वेश्चन दिया जाता है एक बॉडी है, इसका मास इतना है, इतनी स्पीड से जा रही है, उससे टकराई, मतलब दूसरी बॉडी के भी डाटाज आपको दिए जाते हैं कि वो इतनी स्पीड से जा रही थी या वो रेस्ट में थी, तो टक्कर के बाद दोनों की वेलोसिटी क्या होगी। तो हमें बेसिकली फार्मूले में क्या निकालना है, v1 और v2। कोलिजन से पहले की सिचुएशन तो आपको पता है कि एक बॉडी आ रही थी, उधर से कार आई, उस वाली खड़ा था बेचारा मोटरसाइकिल वाला, उसको टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद क्या हुआ वो ही हमें निकालना है। तो मतलब v1 और v2 के लिए हमें फार्मूले निकालने हैं, ठीक है ना। तो चलिए, तो इलास्टिक कोलिजन को डिफाइन हम कर चुके हैं, ज़्यादा कोई जरूरत नहीं। अब चूंकि एक इलास्टिक कोलिजन है तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दोनों वैलिड होंगे यहाँ पर। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा रहे पहले, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या होगा, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस, देखिए अपने u और v सही तरीके से बनाना, अगर आपने u और v गड़बड़ कर लिए ना तो सब गड़बड़ हो जाएगी। इक्वेशन नंबर 1 कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दे। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो। एनर्जी कौन सी होगी, काइनेटिक एनर्जी, हेड ऑन कोलिजन है ना, ऊपर नीचे तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अकॉर्डिंग टू
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। तो ये क्या आएगा, हाफ, अच्छा यहाँ पर एक चीज और हम करेंगे अभी बता देंगे, हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस, सॉरी हाफ m1u1, टक्कर से पहले m1u1 प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। मैं ये बता रहा था, ये जैसे इक्वेशन नंबर 1 बनाइए, अब हम 1 वाली टर्म एक तरफ कर ले 2, इसको इक्वेशन कैसे भी लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर ये वाली चीज इधर ले आओ, 1 1 एक तरफ करो, m1u1 है, इस m1 v1 को इधर ले आएंगे, m1 कॉमन आ जाएगा, u1 माइनस v1 इज इक्वल टू 2 वाले इधर कर लो तो m2 इधर है, v2 माइनस ये वाला जब इधर आएगा u2, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। इक्वेशन नंबर 1 बनाई है हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, इसी से हमने इक्वेशन नंबर 2 बना ली है। 1 1 वाले टर्म एक तरफ कर लिए, 2 2 वाले एक तरफ कर लिए, ध्यान रखना u और v अपने सही से रखना। यहाँ u1 माइनस v1 है, यहाँ u2 माइनस v2 नहीं, v2 माइनस u2 को वो टर्म इधर आएगा, ये ध्यान रखना। ऐसे ही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हमने एक इक्वेशन बनाई, अब हाफ तो कट ही जाएगा ना, ये हाफ की तो कोई जरूरत ही नहीं। अब यहाँ पर भी वही काम करना, 1 वाली टर्म एक तरफ करने और 2 वाली टर्म एक तरफ करने, मतलब ये वाला इधर लाना है और ये वाला उधर ले आना है। तो बनेगा क्या, आपको दिख रहा है कि m1 कॉमन आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा ना। चलिए करते हैं, 1 इधर ले आओ, m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 इधर v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का आइडेंटिटी लगा दो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो क्या बन जाएगा, m1 u1 प्लस v1 और u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 v2 प्लस u2 और v2 माइनस, इक्वेशन नंबर दे दो 3। इक्वेशन नंबर कितना दे दिया इसको, 3। अब हमें कुछ नहीं करना है, इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर दो। डिवाइड कीजिए, इक्वेशन नंबर 3 हो गया, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 3 बाय 2। 3 नंबर को जब 2 नंबर से डिवाइड करेंगे तो 3 के नीचे 2 लिखो, ये वाली चीज इसके नीचे लिखो, तो m1 से m1 जाएगा, u1 माइनस v1 से u1 माइनस v1 जाएगा, तो यही बचेगा ना, टर्म दिख रहा है ना, तो क्या बचेगा, u1 प्लस v1, इधर क्या बचेगा, इसके नीचे ये वाली चीज लाओ, m2 से m2 जाएगा, ये टर्म ये माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ, v2 प्लस u2, ये इक्वेशन बनेगी। अब u अलग कर लो और v अलग कर लो, इसको भाई नोट जिसने नहीं किया नोट करते जाओ आप। चलिए हटा रहा हूं मैं, ये हटा रहा हूं मैं। अब देखो हमें क्या मिलेगा, u एक तरफ कर लो, v एक तरफ, तो ये आ जाएगा u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1। इसको नंबर दे दो 4। 4 इसलिए दिया है, दिस इज नॉट आवर फाइनल रिजल्ट, हमें 1 और 4 की जरूरत पड़ेगी, अभी आप बदल जाएगा। अभी हम इसमें एक और चीज करने जा रहे हैं, यहाँ तो u1 माइनस u2 है, यहाँ है v2 माइनस v1, तो माइनस कॉमन ले लो, v1 माइनस, ये हो गया डेल्टा u इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा v। ये है रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन या रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और ये है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। टक्कर से पहले दोनों बॉडी पास में आती है, टक्कर के बाद कहाँ होती है, दूर जाती है ना। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन या आफ्टर सेपरेशन दोनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अरे टक्कर से पहले है ना अप्रोच की रिलेटिव वेलोसिटी और टक्कर के बाद सेपरेशन की वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी
relative velocity of approach before collision is equal to relative velocity of separation after collision। ये दोनों बराबर होती हैं। तो कुछ नहीं, ये कई बार बोर्ड में यहाँ सब पूछ लिया जाता है, 11th क्लास में क्वेश्चन अच्छा बनता है। हमने अभी क्या बताया था, हमारा जो मेन काम है वो है टक्कर के बाद। देखो अब उन्होंने पहली इक्वेशन क्या बनाई, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, 1 नंबर बना दी, उसी से 2 बना दी। दूसरी क्या बनाई, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, टक्कर से पहले काइनेटिक एनर्जी और टक्कर के बाद लिख लिया, उससे तीसरी इक्वेशन बना ली। 3 को 2 से डिवाइड कर दिया, ये फार्मूला आ गया। टक्कर से पहले पास आने की रिलेटिव वेलोसिटी और टक्कर के बाद दूर हटने की रिलेटिव वेलोसिटी दोनों बराबर होती हैं, ठीक है ना। माइनस का मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, दूर हट रही, इसलिए माइनस साइन आया। चलिए अब हमें क्या करना है, जैसे 9th क्लास में या 10th क्लास में आप 2 इक्वेशन सॉल्व करते थे, एक्स वाई में 2 इक्वेशन दी जाती थी, एक्स का कोफिशिएंट बराबर करके काट देते तो वाई की वैल्यू आ जाती थी, या वाई को काटते थे तो एक्स आ जाता था। तो एग्जैक्टली हमें अब वही काम करना है। हमें क्या निकालना है, v1 और v2 निकालनी है। तो हम अब आगे बात कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ v1 एंड v2। टक्कर के बाद जो वेलोसिटी है v1 और v2 हमने मानी थी, यहाँ पर इनकी वैल्यू हमें निकालनी, इनके लिए फार्मूला बनाना, वही न्यूमेरिकल में हमारे काम आने वाले हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं v1 और v2। कैसे निकलेगा, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास थी m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस, ये इक्वेशन नंबर 1 थी। ये u एक तरफ है और v एक तरफ है। अब इक्वेशन नंबर 4 देखो, u एक तरफ है और v एक तरफ है। अब अगर गौर से देखिए, जैसे यहाँ v1 का कोएफिशिएंट क्या है, m1, जैसे 2x हो तो दूसरी इक्वेशन में भी 2x होना चाहिए था माइनस का, तभी तो करते थे तो y की वैल्यू आ जाती थी। वही यहाँ करना है। देखो v1 के साथ यहाँ कोएफिशिएंट नहीं है, यहाँ v1 के साथ क्या है, m1। तो अगर यहाँ m1 आ जाए तो ये माइनस का m1 v1 और ये प्लस का कट जाएगा तो v2 आ जाएगा ना। तो कर लेते ना, क्या करना होता था, मल्टीप्लाई करना होता था। अगर हम इस इक्वेशन 4 को m1 से मल्टीप्लाई करते हैं, किससे, m1 से, और फिर एक में जोड़ दें तो v1 वाला टर्म कट जाएगा, v2 वैल्यू आ जाएगी। देखो हम क्या करने जा रहे हैं, इक्वेशन 4 को m1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, देखो यहां पर m1u1, देखो हम लिख देते हैं यहां पर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4 बाय m1, यानी इधर लिख देता हूं बाय m1। 4 को m1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, ये m1u1 माइनस m1u2, m1 से गुणा कर रहे हैं, इज इक्वल टू m1v2, v2 नीचे v2 लिख दिया, m1v2 माइनस माइनस m1v1, ये प्लस का है। देखो आप v1 नीचे v1 लिख दिया, m1v1 आएगा, लिख दिया ना m1v1 माइनस का, और m1v2 आएगा, m1v2 हो गया। ये 4 इक्वेशन थी। देखो अब ये कट गया क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का, तो v2 आ गया आंसर। v2 का टर्म यहाँ m2 है, जैसे होता ना 5x और 3x तो 8x हो जाता था, यहाँ भी जोड़ लो, v2 कॉमन जाएगा, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, और ये क्या हो गया v2। इधर क्या आएगा, m1u1 कितना हो जाएगा, 2m1u1, m2u2 और माइनस का m1u2 कॉमन आ जाएगा। देखो u2 कॉमन आ गया, क्या बचेगा, m2 माइनस m2 माइनस m1, ये। तो भाई साहब v2 की वैल्यू आ गई, यहां लिख देता हूं, v2 बराबर आ गया, v2 निकालेंगे, ये टर्म कहां जाएगा, इसके नीचे तो आ जाएगा 2m1u1 प्लस u2 m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2। याद रखना आसान है, यहाँ v2 है तो यहाँ 2m1u1 है,
अब U1 आ गया तो U2 आएगा M2 माइनस M1। अब हमें V1 निकालना है, तो देखिए ऐसे ही काम करना है। ऊपर वाला हटा देता हूं। अब हमें V1 निकालना है, तो देखो कई बार क्या होता था, जैसे हम V2 निकाल लिया, V2 की वैल्यू इतनी बड़ी है, इसको रख के सॉल्व करें तो बहुत लंबा हो जाएगा। हम क्या करेंगे, जैसे हमने V1 को काटा था V2 आ गया, अब वैसे ही हम V2 को एलिमिनेट करेंगे और V1 निकाल लेंगे। तो देखिए V2 को एलिमिनेट करना है, तो V2 के साथ तो M2 है, तो यहाँ M2 से गुणा करेंगे। अब हम क्या करेंगे, फिर वही इक्वेशन नंबर 4 लिखेंगे। देखो M1U1 प्लस M2U2 इक्वल टू M1V1 प्लस, ये तो इक्वेशन नंबर 1 है जैसे यहाँ लिखी थी। अब हम 4 लिखेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई करके M2 के साथ। देखो तो M2U1 माइनस M2U2 इज इक्वल टू M2 आएगा तो M2V2 माइनस M2V1। ये देखो M2 से गुणा करके लिख दिया 4 को, इक्वेशन नंबर 4 को मल्टीप्लाई किससे किया हमने, M2 से। अब देखो ये भी प्लस का और ये भी प्लस का तो कटेगा नहीं ना, तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट करने में चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस है तो प्लस और ये माइनस। अब ये कट गया, अब V1 आ गया, यहाँ भी V1 है, यहाँ भी V1 है, ये प्लस का हो गया ना, तो V1 कॉमन आ गया, M1 प्लस M2 देखो सेम आ रहा है, यहाँ V2 के साथ M1 प्लस M2 था, V1 के साथ M1। अब इधर आ जाओ, ये इक्वल टू M2U2 और ये भी M2U2, तो क्या हो गया 2M2U2। यहाँ क्या था 2M1U1, तो यहाँ 2M2U2 आ गया। अब देखो M1U1 और माइनस M2U2, U1 कॉमन आ जाएगा, U1 M1 माइनस, देखो ये आ गया। अब V1 निकालेंगे कितना आएगा, यहाँ लिख रहा हूं V1 निकालेंगे कितना आएगा, ये टर्म कहाँ जाएगा नीचे, तो उसी तरह से लिखो, इसको पहले लिख लो 2M2U2 प्लस U1 M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस, देखो बहुत अच्छे रिजल्ट आ गए, ये V1 आ गया, ये V2 आ गया। याद करना आसान है, V1 के साथ ये 2 वाला टर्म आता है, V1 है तो 2M2U2 और V2 है तो 2M1U1। V1 है तो यहाँ U1 है, यहाँ V2 है तो यहाँ U2 है, M2 माइनस M1 यहाँ M1 माइनस M2, अपॉन में दोनों सेम। तो टक्कर के बाद दोनों बॉडी की जो वेलोसिटी है V1 और V2, उनके लिए हमने फार्मूला डिराइव कर लिया है। अब बहुत सारे स्पेशल केस यहाँ होते हैं, तो मैं एक स्पेशल केस बताऊँ, आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ V1 और V2 के फार्मूले याद रखना। किस केस में, हेड ऑन कोलिजन में। कि अगर हेड ऑन कोलिजन हो रहा है दो बॉडी का जिनके मास M1 M2 है, वेलोसिटी U1 U2 थी, तो V1 V2 के फार्मूले ही आएंगे। अब क्वेश्चन में जो सिचुएशन दी वो यहाँ पर आप लगा दो ना। आपने ये जनरल एक्सप्रेशन निकाल लिए V1 और V2 के लिए, क्या मान के, ये सिचुएशन मान के। अब इस सिचुएशन में हमने ऐसे कह दिया कि ये रेस्ट में था तो U2 जीरो गया, तो यहाँ U2 जीरो कर दो, ये टर्म नहीं आएगा, ये टर्म नहीं आएगा, समझ गए ना। तो ये स्टैंडर्ड फार्मूले हैं V1 और V2 के, कब, जब हमने ये सिचुएशन मानी है। चलिए हटा रहा हूं इसको, नोट नहीं किया तो पॉज करके आप नोट कर लीजिए। पॉज कर लिया, 1 2 3 4 हटा रहा हूं। चलिए अब एक बहुत ही स्पेशल केस आता है जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। देखिए अभी तो कोलिजन हमने शायद 1/3 नहीं पढ़ पाया, कोलिजन इतना बड़ा टॉपिक है। अभी हम इलास्टिक कोलिजन का एक टाइप पढ़ पा रहे हैं, इसलिए मैंने कहा था कोलिजन पे 2 वीडियो बनाने ही पड़ेंगे। तो देखिए स्पेशल केस, स्पेशल केस बहुत बन सकते हैं। हम आपसे कह रहे हैं एक बॉल है, अब उसकी टक्कर दीवार से करवा दो, तो दीवार थोड़ी खिसकेगी। मतलब बॉल को हमने मान लिया M1 पहली बॉडी और दीवार को मान लिया M2, तो दीवार का मास तो बॉल के कंपेयर में बहुत ज्यादा है, तो M2 बहुत बड़ा है M1 से, तो क्या होगा, टक्कर के बाद M2 की जो वेलोसिटी आप V2 लेते तो V2 कुछ आएगा, नहीं आएगा। उल्टा क्या होगा, बॉल इधर जा रही थी दीवार से टकरा के बॉल पे, मतलब बॉल की जो वेलोसिटी टक्कर के बाद है V1, वो जरूर माइनस में कुछ आएगी, मतलब बॉल पीछे ही आएगी। आप समझ पा रहे हो ना। हमने यहाँ लिया था ये सिचुएशन, अब हमने क्या कहा,
ये बॉल है और ये दीवार है। अब बॉल का दीवार से टक्कर हो रहा है, तो टक्कर के बाद बॉल की वेलोसिटी आगे होगी या पीछे की तरफ आएगी? पीछे ही आएगी ना। तो जो बॉल की वेलोसिटी है v1 वो माइनस में आएगी, और जो दीवार है दूसरी बॉडी जिसको m2 की जगह हमने दीवार कहा है, इसकी वेलोसिटी v2 मिलेगी क्या? दीवार खिसकेगी आगे? नहीं खिसकेगी, तो v2 कितना आएगा? 0 आएगा। तो कहने का मतलब ये है जैसी सिचुएशन हो वैसी कंडीशन यहां पर आप लगा दो। हमने क्या बताया? m2 बहुत बड़ा है m1 से। अब जब m2 बहुत बड़ा m1 से होगा तब तो सब गड़बड़ हो जाएगी ना। तो चलिए अब स्पेशल केस क्या आता है? इफ m1 = m2 = m, मतलब दोनों बॉडी जो है जिनका कोलिजन हो रहा, दोनों के मास कैसे? सेम है। अब सेम मास की बॉडी का जब हेड ऑन कोलिजन होगा तो अब v1 और v2 कितना आएगा बताइए जरा। हमने 1 मिनट रोक लिया, अब आप बता सकते हैं। गलत बात अगर आपने नहीं बताया तो, बहुत गलत बात है अगर आपने सही नहीं बताया तो। चलिए मुझे तो दिख रहा है। क्या दिख रहा है? देखो, अगर m1 m2 बराबर है, ये टर्म 0 हो गया, ये टर्म 0 होगा भाई, और ये क्या बन जाएगा? 2m, और ये क्या हुआ? 2m से 2m कट जाएगा तो v1 कितना आएगा? u2। m1 m2 बराबर, ये 0 हो गया, m 2m, 2m से 2m कटा, ये भी तो m ही है ना, m2 और m1 दोनों m है, ये 2m से 2m कटा, v1 बराबर u2। ऐसे ही v2 बराबर क्या आएगा? u1। देखो कितने अच्छे रिजल्ट है। v1 जो है वो u2 के बराबर, मतलब टक्कर के बाद इसकी वेलोसिटी इसके बराबर है और इसकी वेलोसिटी इसके बराबर, ना वेलोसिटी इंटरचेंज होगी ना। दैट इज इन हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, इन हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन ऑफ 2 आइडेंटिकल बॉडीज, जनरली यहां पर आइडेंटिकल बॉल्स दिया जाता है, आइडेंटिकल बॉल्स, आइडेंटिकल बॉडीज, देयर वेलोसिटीज आर इंटरचेंज्ड। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि प्रूव दैट इन हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन ऑफ 2 आइडेंटिकल बॉल्स देयर वेलोसिटीज आर इंटरचेंज्ड। तो आपने v1 v2 निकाला, कंडीशन लगा दी m1 m2 बराबर है, तो v1 u2 के बराबर आ गया, v2 u1 के बराबर आ गया। तो ये था बहुत ही सिंपल एक हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, छोटा सा डेरिवेशन था। अब जैसे कि मैंने कहा था कि बहुत बड़ा वीडियो हम इसको नहीं कर सकते हैं, तो कोलिजन का जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसको देखना ना भूलें, सारा कुछ वहीं आएगा। इन इलास्टिक कोलिजन क्या है, क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, कुछ स्पेशल क्वेश्चन है कि 2 बॉडी जिनकी मास सेम है, कोलिजन हुआ, एक बॉडी रेस्ट में, टक्कर के बाद दोनों परपेंडिकुलर जाएंगी, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ठीक है ना, कोलिजन का जो नेक्स्ट पार्ट है उसको देखना ना भूलें। मैंने पहले भी कहा था चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। ये पार्ट भी आप नोट कर सकते हैं। आई लेट द स्क्रीन, पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए, ठीक है ना। तो मैंने कहा रेगुलर वीडियो लेक्चर्स आ रहे हैं। दिस इज द कोलिजन पार्ट 1। अगला कोलिजन पार्ट 2 होगा, उसमें रिमेनिंग चीज़ें कोलिजन की हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।